प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के होम स्टेट यानी गुजरात की और गुजरात का पिछली दफा का जो आंकड़ा है वो 26-0 पर है। 26 भारतीय जनता पार्टी। और मैं आपके सामने रखती हूं न्यूज 24 टुडे चाणक्य का लोकसभा एनालिसिस गुजरात के लिए क्या कहता है। 61% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास और इसमें प्लस माइनस 3% जरूर रखिएगा। कांग्रेस पार्टी के पास 33% का वोट शेयर प्लस माइनस 3%। और अब आपके सामने सीटों का वो गणित जिसका सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं आप। 26 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस पार्टी इस वक्त इस टैली में इस एनालिसिस के हिसाब से 0 पर खड़ी हुई नजर आ रही है। 26 सीटें एक दफा फिर जाती हुई भारतीय जनता पार्टी के पास। और छोटा राज्य है लेकिन छत्तीसगढ़ में भी तकरीबन लैंडस्लाइड था। 59% वोट दिख रहा है बीजेपी के पास जाता हुआ और कांग्रेस के पास जाता हुआ 33% वोट शेयर। तीनों राज्यों का जिनका मैंने अभी तक आपको दिखाया, तीनों में तकरीबन 2 गुने के वोट शेयर के फासले पर खड़ी हुई भारतीय जनता पार्टी नजर आती है। छत्तीसगढ़ में 11 सीटें हैं और पिछली दफा 2019 की अगर मैं बात करूं तो 9 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने। और अब बहुत जल्द वो सीटों का आंकड़ा भी मैं आपके सामने रखने वाली हूं। छत्तीसगढ़ में 9 सीटें भारतीय जनता पार्टी की थी और 2 सीटें कांग्रेस के पास थी। और ये एनालिसिस हमारा क्या कहता है, 11 की 11 इस दफा, यानी कि छत्तीसगढ़ में 2 सीटों का गेन भारतीय जनता पार्टी को और कांग्रेस अपनी सीटें भी इस समय गंवाती हुई। गुजरात एक दफा फिर दिखाती हूं दर्शकों को जो शायद मिस कर गए होंगे। गुजरात में वोट शेयर 2 गुने का है और तीनों राज्यों का जिनका दिखाया मैंने वो तीनों ही जगहों पर ये ट्रेंड दिखाई दे रहा है कि वोट शेयर 2 गुने का है। गुजरात की सीटें 26 की 26 भारतीय जनता पार्टी के पास। यहां पर गुजरात में ये कहा जा रहा था, अभी थोड़ी देर पहले भी दीपक राजानी कह रहे थे कि भरूच सीट पर कंटेस्ट है, कुछ और सीटें जिन पर कंटेस्ट है, लेकिन कांग्रेस 0 सीट पर इस समय खड़ी हुई नजर आ रही। सुरेंद्र राजपूत, इस पर बहुत छोटा सा रिएक्शन आपका। और गुरु प्रकाश मेरे साथ हैं। गुरु प्रकाश, क्या ये शुभारंभ की तरफ बढ़ती हुई भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि सबसे पहले उत्तराखंड से बढ़िया खबर, गुजरात से अच्छी खबर और छत्तीसगढ़ से बढ़िया खबर। नहीं गरिमा जी, निश्चित रूप से आज ये घोषणा हो गई है देश के लोगों की तरफ से। आज ये उद्घोषणा हो गई है कि आने वाले 4 तारीख को परिदृश्य क्या रहने वाला है। और उत्तराखंड में और गुजरात में हालांकि जो 66%, मुझे लगता है कि ये बहुत ही 61%, तो 60% से ऊपर की फीसदी का जो वोट शेयर है, ये जिसका अनुमान लगाया जा रहा है, ये गजब है। इसकी बढ़ोतरी और इसका अंदाजा लगाया जाना, ये बिल्कुल हमारे मेहनत, हमारे पराक्रम का परिणाम है कि जनता इतनी बड़ी मात्रा में अपना जनादेश हमें 4%। पिछली दफा आपने 62% हासिल किया था, इस बार और 4% का गेन। नहीं, एग्जैक्टली गरिमा जी, वही हम लोग कह रहे हैं कि 60% से अधिक गुजरात में लगभग 20 वर्षों से अधिक भारतीय जनता पार्टी का शासन रहा है। केंद्र में लगभग 10 वर्ष से अधिक हमारा शासन हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद जो हम लोग अक्सर कहते हैं कि चुनावों में या भारतीय राजनीति में जो एंटी इनकम्बेंसी हुआ करता था, तो एंटी इनकम्बेंसी शब्द, इस शब्द का महत्व भी खत्म हो गया है और लंबे समय तक ये शब्द चलने वाला नहीं है। यदि आप काम करते हैं, यदि आप अकाउंटेबिलिटी तय करते हैं। लेकिन गुजरात से सारे देश का जनादेश तय कर लेना थोड़ा जल्दबाजी होगी क्या? क्योंकि गुजरात होम स्टेट है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। इजी बैटल माना जा रहा था शुरुआत से गुजरात को। नहीं गरिमा जी, देखिए कोई भी बैटल इजी या टफ नहीं होता है। जो मैं पॉइंट आपको कन्वे करने का प्रयास कर रहा था कि 27 साल से भारतीय जनता पार्टी की वहां सरकार है। 10 साल से दिल्ली में हमारी सरकार है। लेकिन लोग कहते हैं फैटीग हो जाता है, लोग कहते हैं एंटी इनकम्बेंसी हो जाता है। ऐसी कोई बात नहीं है। और ये भारतीय राजनीति के लिए बहुत ही शुभ संकेत है कि प्रो इनकम्बेंसी शब्द भी एक धीरे धीरे करेंसी गेन कर रहा है। प्रो इनकम्बेंसी अब आने लगा है पॉलिटिकल डिस्कोर्स में। लेकिन गुरु, मैं पूछ रही हूं छत्तीसगढ़ पर सवाल आपसे। छत्तीसगढ़ में ऐसा क्या हुआ कि वोट शेयर 50% का था पिछली दफा, सीटें थी 9, इस दफा आप 11 की 11 सीटें लैंडस्लाइड करते हुए दिख रहे हैं। नहीं देखिए गरिमा जी, छत्तीसगढ़ बहुत मायनों में विशेष है। छत्तीसगढ़ को लेकर के बहुत सारे विशेष पत्रकारों ने कह दिया था, बावजूद
छत्तीसगढ़ में जो विधानसभा चुनावों में इतना बड़ा मैंडेट मिला था, मुझे लगता है कि लोकसभा का मैंडेट जो आपके एग्जिट पोल में हमें दिख रहा है वो विधानसभा चुनाव का एक्सटेंशन है। जो छत्तीसगढ़ की जनता ने अपना जनादेश दिया था, तो ठीक ये है, प्रकार से उसका विस्तारित स्वरूप है। तो एकदम ठीक रहे हैं, लेकिन भूपेश बघेल जिन्होंने वह 5 साल सरकार चलाई और कहा यह गया कि छत्तीसगढ़ का विधानसभा चुनाव इसलिए हार गए क्योंकि कांग्रेस ओवर कॉन्फिडेंट थी उस समय पर जब विधानसभा के चुनाव हो रहे थे, वो उल्टी बाजी पड़ी तो लोकसभा में बेहतर करेगी कांग्रेस। शीतल जी आ गए मेरे साथ। शीतल सिंह वरिष्ठ पत्रकार हैं इस देश के। शीतल जी, आपको मैं इंट्रोड्यूस करते हुए सबसे पहली प्रतिक्रिया, गुजरात इजी बैटल था इसीलिए ये 26-0 चौंकाता नहीं है क्या? नहीं, गुजरात तो नहीं चौंका था। अभी विधानसभा चुनाव हुए थे, आप जानते हैं 80% से ज्यादा सीटें उनके हाथ में गई थी और बड़ा वोट प्रतिशत उनके साथ था। गुजरात में ये जरूर था कि 2 जगहों पर गठबंधन बनने से एक आदिवासी सीट है जिसमें मुस्लिम पॉपुलेशन भी अच्छी खासी है, जहां आम आदमी पार्टी उनके साथ लड़ रही थी, वहां के बारे में कुछ शंका थी, और 1-2 सीटों पर जहां राजपूत समाज की ओर से आंदोलन वगैरह कुछ हो रहे थे और एक इस्तीफा मांगा जा रहा था एक नेता का, उससे लग रहा था कि शायद वहां कुछ लड़ाई होगी। लेकिन उससे बहुत उम्मीद तो नहीं थी कि वहां कोई एकदम परिवर्तन हो जाएगा। अभी विधानसभा में इतना अच्छा मत मिला है। लेकिन छत्तीसगढ़ का, मैं शीतल जी, बड़ा ये सरप्राइजिंग है। छत्तीसगढ़ का बिल्कुल सरप्राइजिंग नहीं है। छत्तीसगढ़ के मामले में हमारे पोलस्टर्स ने भी और हम लोगों ने भी गलतियां की थी पिछले विधानसभा चुनाव में। वहां बीजेपी ने अपने को बेहतर संगठन और बेहतर नेतृत्व देके और साधनों की सफलता से उन्होंने अपने को बेहतर ऑर्गेनाइज कर रखा था कांग्रेस से। कांग्रेस का हाउस डिवाइडेड था, बुरी तरह से 2 खेमे थे और वो उनके नतीजों में दिख रहा है। छत्तीसगढ़ अभी ये लकीली है कि अभी 2-3 घंटे पहले मैंने एक ट्वीट किया है और उसमें लिखा है कि छत्तीसगढ़ बीजेपी स्वीप कर सकती है, और बाय द वे ऐसा ही हो रहा है। तो ये फिर क्या कहें इसको, कांग्रेस का मिसमैनेजमेंट कहें विनोद जी? इलेक्शन लड़ने में वो जो ताकत दिखनी चाहिए थी नहीं दिखी छत्तीसगढ़ जैसे स्टेट में जहां पर उनका संगठन भी मजबूत था। असेंबली रिजल्ट से बड़ा क्लियर था कि जहां पर जिसके दम पर जो दलित जो ट्राइबल सपोर्ट थी उसके दम पर जो कांग्रेस पार्टी ने सरकार बनाई थी, वो ट्राइबल सपोर्ट उनके हाथ से खिसक गई और वो बड़ा नुकसान उनको पहुंचाया गया। और एक ऐसी स्टेट है जो ट्राइबल स्टेट है, उसको ट्राइबल स्टेटस देके ही उसको स्टेट बनाया गया था, तो वहां पर इतने बड़े स्तर पर वो वोट लूज कर जाना, उसके कारण ये इनके पास सत्ता नहीं रही। और दूसरा, जैसा कि शीतल बोल रहे हैं कि खेमों में बटा रहा, ये शुरू से खेमों में बटा रहा है ये प्रदेश, जहां तक कांग्रेस का सवाल है। जब अजीत जोगी थे जब भी खेमों में बटा रहता था ये। तो और जब खेमेबाजी की बात कह रहे हैं विनोद जी आप, तो मुझे हरियाणा जहन में आ रहा है। अभी हरियाणा का हालांकि रिजल्ट आना, आंकड़ा आना बाकी है, लेकिन मेरे साथ सुप्रिया जुड़ गई है, राष्ट्रीय प्रवक्ता कांग्रेस पार्टी की। सुप्रिया, आज फैसला किया था कि एग्जिट पोल में शामिल होंगे, शिरकत करेंगे, और 3 स्टेट्स का मैंने अभी आंकड़ा दिखाया और तीनों स्टेट्स में 0 पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी और लैंड स्लाइड विक्ट्री की तौर पर क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। गुजरात 26 में से 26, उत्तराखंड 5 में से 5 और छत्तीसगढ़ 11 में से 11। ये सारे एग्जिट पोल, और आप सबको मेरा नमस्कार, सॉरी थोड़ा देर से ज्वाइन किया, ट्रैफिक में थी। ये सारे एग्जिट पोल हो सकता है आपको 543 में से 600 सीटें भी भाजपा को देते हुए दिखे। 4 तारीख तक का इंतजार करिए, तब तक इतनी शाम भंगुर जो खुशी है वो भाजपा को जीने दीजिए। मैं आपको लिख कर दे सकती हूँ 295 पर इंडिया गठबंधन खड़ा है। वो जनता का एग्जिट पोल है, जनादेश है। मैं 15 दिन बाद आज घर लौटी हूं और उसमें से अधिकांश वक्त उत्तर प्रदेश में थी। ऐसे चौंकाने वाले परिणाम आने वाले हैं कि पैरों के तले से जमीन खिसक जाएगी। एग्जिट पोल ये जो मोदी जी का जो सरकारी चल रहा है चलने दीजिए, जो जनता का एग्जिट पोल है 295 पर हम खड़े हैं और हम इसमें से सिर्फ बढ़ेंगे, आप देखते जाइए। लेकिन सुप्रिया, मैं छोटा सा आपसे ये कहना चाहती हूँ कि ये न्यूज 24 टुडेज चाणक्य का एग्जिट पोल 2014-2019 में एग्जैक्ट पोल के क्लोजेस्ट पोल में शुमार है, सबसे करीब रहा, सटीक और विश्वसनीय विश्लेषण हम इसको इसीलिए कह रहे हैं। अभी तक जो आपने पोल दिखाया है वो असल नतीजों से बहुत दूर दिख रहा है गरिमा जी, और थोड़ी बहुत हम लोगों को भी आपको इतना वो देना चाहिए, श्रेय देना चाहिए कि हम लोग लगातार घूम रहे हैं देश में, लगातार जा रहे हैं, लोगों के बीच में हैं, और मैं बिल्कुल इससे वाकया नहीं रखती हूँ। यूजुअली मैं चीजों को नकारती नहीं हूँ, मैं चीजों का सही जवाब देती हूँ, टफ क्वेश्चंस का भी जवाब देती हूँ। अगर मैं आपसे कह रही हूँ कि ये बिल्कुल असलियत से दूर आंकड़ा है, तो मैं मेरी बात को थोड़ा सा श्रेष्ठ करके माना जाना चाहिए। नहीं, मैं आपकी बात को पूरा सम्मान देते हुए
और इस समय एक और स्टेट का आंकड़ा मेरे सामने, और स्टेट है आसाम, नॉर्थ ईस्ट का पहला राज्य। आसाम की सीटों के बारे में क्या कहता है न्यूज़ 24 टुडे चाणक्य का ये लोकसभा एनालिसिस। 14 सीटें, 57% के वोट शेयर के साथ भारतीय जनता पार्टी और 30% के वोट शेयर के साथ कांग्रेस पार्टी। और यहां भी तकरीबन वही दिखता है कि दोगुने का फासला वोट शेयर में। सीट देख लीजिए, क्या है आसाम की 14 सीटों का गणित। 12 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास, 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास और 1 सीट अदर्स के पास जाती हुई, यानी कि तकरीबन पिछली बार का रेपिटेशन। और दिल्ली पर, जिस पर सबसे ज्यादा निगाहें हैं, देश की सत्ता चलती है राजधानी दिल्ली से। 7 सीटें राजधानी दिल्ली की, 52% का वोट शेयर बीजेपी के पास। पिछली बार हालांकि 56 तक पहुंचा था। यहां कांग्रेस पार्टी का वोट शेयर बढ़ा है और अभूतपूर्व तरीके से बढ़ा है। 44% का वोट शेयर कांग्रेस पार्टी का। सीटों पर नजर अब जाहिर तौर पर, लाजिमी तौर पर टिक जाती है कि अगर कांग्रेस पार्टी का ये वोट शेयर 44% तक पहुंचा है और बीजेपी का घटकर 52 तक आया है, तो क्या ये सीटों में कन्वर्ट होता हुआ दिखेगा। बहुत जल्दी दिल्ली की सीट आपके सामने ऑन स्क्रीन। 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी, यानी कि 1 सीट का नुकसान और 1 सीट कांग्रेस पार्टी के पास। आम आदमी पार्टी अभी यहां पर इन आंकड़ों में रिफ्लेक्ट होती नहीं दिखाई दे रही है। दिल्ली के गणित पर सबकी नजर थी, क्योंकि बड़े लंबे वक्त के बाद गठबंधन हुआ। 4 सीटें आम आदमी पार्टी, 3 सीटें कांग्रेस कॉन्टेस्ट करती हुई नजर आई और 6 सीटें दिल्ली में। कहा जा रहा था एंटी इनकम्बेंसी है, अरविंद केजरीवाल का जेल जाना मुद्दा है, एक सिंपैथी वेव है, या फिर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का वोट शेयर अगर ट्रांसफर होता है दोनों की तरफ, एक दूसरे की तरफ, तो बदल सकता है। और 6 सीटें इस समय बीजेपी की और 1 सीट कांग्रेस की। ये जो आप दिल्ली का बता रही हैं, वो वोट परसेंटेज कांग्रेस और आम आदमी पार्टी दोनों का है। वो सीटें किसको जाएंगी, कौन सी सीट, ये हम प्रेडिक्ट नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन 6 सीटें बीजेपी के खाते में है, 44 सीटें, 44% वोट, 1 सीट कांग्रेस प्लस मतलब कांग्रेस आम आदमी पार्टी के गठबंधन को मिलती दिखाई दे रही है। तो एक चीज जो इन पूरे आंकड़ों में जो स्टेट हमने डिस्कस किया है, दिल्ली को छोड़ दे तो ये 1-to-1 फाइट है। उत्तराखंड ले लीजिए, गुजरात ले लीजिए, छत्तीसगढ़ ले लीजिए, अभी मध्य प्रदेश का भी आंकड़ा आएगा, असम ले लीजिए, यहाँ सीधा मुकाबला कांग्रेस और बीजेपी में है। और एक कमजोर कड़ी जिसको कांग्रेस को समझा जा रहा था, बहुत इस नोट के साथ जो शुरू किया था केसी त्यागी जी ने कि आपका रन रेट खराब है, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस और बीजेपी की जहां डायरेक्ट फाइट है, और फिर से बता दें अपने दर्शकों को, ये एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है। हमारे एग्जिट पोल ये दिखाते हैं कि जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस में सीधा मुकाबला हुआ है, बीजेपी डेसिमेट करती हुई दिख रही है। वोट परसेंटेज करीब करीब दूने का फर्क है। जहां कांग्रेस और आम आदमी पार्टी मिलकर लड़े हैं, वो तब भी क्लोजर है। 44% और 52%, अंतर बहुत ज्यादा है, लेकिन वो तब भी क्लोज दिख रहे हैं। निश्चित। हाँ, मैंने ये कहना था कि यही है 178 सीटें, 178, जहां पर कांग्रेस और भाजपा का डायरेक्ट मुकाबला, और पिछली बार कांग्रेस केवल यहाँ 12 जीत पाई थी। तो यही है जो 178 सीट्स हैं, यही निर्णायक सिद्ध होंगी दोबारा कि एनडीए कैसा करता है और इंडिया कैसा करता है। तो इस वक्त जो आपने निकाला है, जो सीटें निकाली हैं, उसके अंदर तो इस वक्त जैसे त्यागी जी की भाषा में रन रेट काफी चिंताजनक है। चिंताजनक है। मनोज मुस्कुराहट के साथ एक बार फिर लाल टोपी के साथ, कल आपने मुझसे वादा किया था कि 4 जून को भी आप बैठेंगे, और जैसा सुकेश ने कहा, ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल नहीं है। हम अपने दर्शकों से एक बार फिर से कह दें कि जो भी है ये सिर्फ आकलन है। 4 जून को असली नतीजे हमारे सामने होंगे, लेकिन विपक्ष के सारे नेता भी हमारे साथ हैं। ये बड़ा खुशनुमा सा एहसास है मनोज। अभी जो लेकिन मैंने स्टेट्स वार आंकड़े बताए, उसमें आसाम, गुजरात, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड तकरीबन क्लीन स्वीप करती हुई भारतीय जनता पार्टी। और मनोज रोक रही हूं मध्य प्रदेश, हिंदी हार्टलैंड का एक और महत्वपूर्ण राज्य, 29 सीटें और वोट शेयर एक बार देख लीजिए। भारतीय जनता पार्टी 60% के वोट शेयर के साथ और कांग्रेस पार्टी 32% का वोट शेयर। और यहां भी वही ट्रेंड, दोगुना
अब आती हूं सीट पर। 29 सीटों में से पिछली दफा 28 सीटें जीती थी भारतीय जनता पार्टी ने, एकमात्र छिंदवाड़ा की सीट थी कांग्रेस के पास। और यहां पर ये वाकई अगर ये सच होता है तो ये बड़ी खबर है कि जहां पर कमलनाथ कांग्रेस के कद्दावर नेता छिंदवाड़ा को दशकों से जीतते चले आ रहे हैं, इस दफा नकुल नाथ ने वहां से कॉन्टेस्ट किया उनके बेटे ने, अगर वो सीट भी कांग्रेस लूज करती है तो दैट्स अ बिग इंडिकेशन। 29 की 29 सीटें जाती हुई दिख रही है भारतीय जनता पार्टी के साथ। शीतल जी, इस पर छोटा सा रिएक्शन, क्या वाकई छिंदवाड़ा की फाइट भी कांग्रेस इस दफा लूज कर रही है? शीतल सिंह भाई, आपके आंकड़े से तो ऐसा लग रहा है। मध्य प्रदेश में नहीं गया था, लेकिन वहाँ बहुत सारे पत्रकारों से जो बातचीत हो रही थी, जो लोग वहाँ गए थे, उससे ये पता लग रहा था कि करीब 5-6 सीटों पर मुकाबला है। छिंदवाड़ा उनमें से एक थी। छिंदवाड़ा के बारे में ये भी था कि बीजेपी वहाँ बहुत मेहनत कर रही है कि उस सीट को वापस छीन ले। अगर आपका आंकड़ा सही है तो उसने वापस छीन लिया है, लेकिन कई अन्य ये भी कह रहे थे शीतल जी कि छिंदवाड़ा एक ऐसी सीट है जहां प्रधानमंत्री कैंपेन करने के लिए नहीं गए जी, और ऐसी स्थिति थी कि कमलनाथ बीजेपी में आते आते रह गए, ये भी चर्चा थी। और इसी बीच में प्रधानमंत्री का वहां न जाना, ये बड़ा स्पेकुलेशन थी। वहां मैं गया था मध्य प्रदेश, बिल्कुल ठीक है, क्यों नहीं गए। लेकिन ग्वालियर और उसके आसपास की कई सीटों के बारे में कांग्रेस के लिए कहा जा रहा था, भिंड, मुरैना और ग्वालियर के लिए, कि उनमें से कांग्रेस कुछ सीटें जीत रही है। और जो उत्तर प्रदेश के पठारी इलाके से जुड़ी हुई सीधी वगैरह सीटें थी, वहां के बारे में भी ये बातें थी। लेकिन अगर आपका ये आंकड़ा कह रहा है, लेकिन ये तो क्लोज टू इंतजार करना रियलिटी कितना पड़ेगा। दिखता है शीतल जी? मध्य प्रदेश देखिए, कांग्रेस वहां भी उसी तरह से कहा जाए कि उस तरह से सांगठनिक तौर पर मजबूत तो नहीं है। विधानसभा चुनाव में भी वो जीता हुआ चुनाव नहीं जीत पाए, और व्यवस्था, साधन और निश्चित तौर पर मशीनरी का भी एक रोल होता है। वो सब मिला जुला के बीजेपी ने चुनाव जीत लिया, नतीजा तो यही है। आदिल अहमद खान मेरे साथ है, आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आदिल, ये जो शुरुआती इंडिकेशन है एग्जिट पोल की, एक सीट पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को एज दिख रहा है और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी के खाते में, तो कुल मिलाकर दोनों पार्टियां मिलकर एक सीट पर काबिज अभी दिख रही है। कैसा आपका इस पर रिएक्शन आदिल? देखिए, मुझे लगता है कि आपका जो सैंपल साइज है बड़ा छोटा है। हमारा जो सर्वे है वो ये बता रहा है कि भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली से विदाई तय है और भारतीय जनता पार्टी का पंजाब में सूपड़ा साफ है। तो ये जो आपने बताया, मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हार रही है, उनका इंटरनल सर्वे भी है, और इसी वजह से भाजपा ने दिल्ली के अंदर अपने सभी प्रत्याशियों के टिकट काट दिए जो उनके मौजूदा सांसद थे। तो आप देखिएगा कि जब रिजल्ट आएगा 4 तारीख को, तो दिल्ली के अंदर से भारतीय जनता पार्टी का सूपड़ा साफ होगा, इनकी विदाई तय होगी। और मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं कि आपने देखा कि चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े नेता होगा कि किस तरह से आदिवासी समाज पर सामंती समाज के लोग पेशाब तक करने में भी नहीं कतराते हैं। अभी किस तरह से 2 दिन ही पहले एक बेटी के साथ किस तरह से बर्बरता हुई, उसके पूरे परिवार के लोगों की हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश का अगर ओबीसी समाज ने वोट करा होगा तो जरूर देखा होगा कि पूरे देश में मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू है कि शैक्षणिक संस्थानों में 27% आरक्षण ओबीसी को हो, लेकिन मध्य प्रदेश में नहीं है। अब सवाल यह है कि वो जो बरेलवी साहब की एक शेर है कि अपने चेहरे से जो जाहिर है उसे छुपाऊं कैसे और तेरे मर्जी के मुताबिक नजर आऊं कैसे। और घर सजाने का तस्वीर तो बहुत बात का है, पहले ये तो तय हो कि घर बचाएं कैसे। तो ये मान लीजिए हम लोग भी गांव, गरीब, किसान में, और हमेशा गांव से ही हम लोग तो संवाद में जुड़ते हैं। हाँ। जो ये सर्वे देख रहा, सबकी अपनी स्वतंत्रता है, और इंडिया गठबंधन में ऐसे तानाशाही लोग भी नहीं है कि इस तरह के सर्वे दिखा देने पे जेल भेजवा देंगे या ईडी सीबीआई चली आएगी। हाँ। ऐसे लोग भी नहीं है। मैं तो मानता हूं कि हर मनोज, तरह आप के सर्वे की निश्चित तौर स्वतंत्रता पर है, ये ठीक है, लेकिन निश्चित क्या तौर पर मैं वो खत्म कर रहा हूं कह लीजिए। निश्चित तौर पे इस देश का 65 से 70% तबका जो कमेरा का है, जो किसान का है, जो पीडीए का है, और जो उस अवधारणा का है कि 100 में 90 शोषित है, शोषित ने ललकारा है। हाँ। धन और धरती राजपाट में 90 भाग हमारा है। मनोज, उस अवधारणा लेकिन का है। क्या जो बीजेपी के वाकई खिलाफ- आप ये मैसेज पेनिट्रेट कर पाए हैं? और 4 जून का इंतजार करना पड़ेगा। केसी त्यागी बहुत देर से प्रतीक्षा कर रहे हैं। सर, बिहार अभी बाकी है हालांकि, लेकिन क्या वाकई ये पहले समझ आ गया था क्या जनता दल यूनाइटेड को? और क्योंकि एग्जिट पोल है, एग्जैक्ट पोल नहीं है, लेकिन ये क्या भांप लिया गया था, पूर्वानुमान था क्या ऐसा कि लैंडस्लाइड होने जा रहा है? नहीं गरिमा जी, मैं मौसम वैज्ञानिक गरिमा जी मेरी इसमें दूसरी व्याख्या है। जी, अभी मेरे मित्र
विनोद जी एग्री कर रहे थे, जो सब नेशनलिज्म की पार्टियां हैं, हमारी बहन सुप्रिया को अप्रिय ना लगे, जहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है वहां रन रेट कम होना ही है। ये पिछली बार के नतीजे भी हैं, लेकिन डीएमके प्लस, टीएमसी प्लस, एनसीपी प्लस और एसपी प्लस, जहां रीजनल सबनेशनलिज्म की पार्टियां हैं उनके साथ कांग्रेस अच्छा करेगी, मैं ये भी कह रहा हूं। जैसे केरला में और तमिलनाडु में कांग्रेस पार्टी ने डीएमके प्लस के साथ और अपने एलडीएफ यूडीएफ के साथ अच्छा किया है, और मैं इन आंकड़ों के प्रति पहले से ही आश्वस्त हूं। जो आंकड़े आए हैं, मैं गुजरात में मानता ही था ऐसा होगा। हाँ, जो अपने शीतल जी कह रहे हैं, ग्वालियर संभाग में 4-5 सीटें थी जहां बड़ा कड़ा मुकाबला था, इंक्लूडिंग ग्वालियर, भिंड, मुरैना और दिग्विजय सिंह जी वाली सीट। लेकिन अब जब कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, तो बहुत विनम्रता के साथ मैं कहना चाहता हूं, वहां पर जीत बीजेपी की ही होनी है। तो विनोद जी, जीत बीजेपी की। मैं आसाम का जिक्र स्पेशली करूंगी, पूर्वोत्तर का राज्य, सबसे बड़ा राज्य, ये तय है कि आसाम में बीजेपी की सरकार है। लेकिन ये माना जा रहा था कि इस दफा पूर्वोत्तर में मणिपुर की घटना का इंपैक्ट होगा, कम से कम नॉर्थ ईस्ट यूनाइटेड दिखेगा। लेकिन बीजेपी का 12 सीटें आसाम में ले आना चौंकाता है क्या? पहला, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट का स्टेट है जहां के आंकड़े सामने आए। देखिए, मेरा ये मानना है कि असम में जिस तरह का फोकस कांग्रेस पार्टी का रहना चाहिए था, वो फोकस नहीं रहा, और जिस तरह से मुस्तैदी से वहां पर प्रचार होना चाहिए था, वो उनकी तरफ से प्रचार नहीं हुआ। उन्होंने वहां के स्थानीय नेताओं पर ही लगभग प्रचार छोड़ दिया, और जब वहां से भारत यात्रा निकली राहुल गांधी की, उस वक्त भी उसमें विघन डला, लेकिन उसके बाद कोई सस्टेन्ड एजिटेशन नहीं उन्होंने वहां चलाई असम में। तो असम एक ऐसा प्रदेश था जो कि जहां पर जो वहां उनका मुख्यमंत्री है वो कांग्रेसियों को जानता है, वो खुद कांग्रेसी रहा है, और उन्होंने बहुत सेंध लगाई है कांग्रेस के पाले में। बहुत से लोग उनकी तरफ चले गए हैं, और बहुत से जो एमएलए जीते हुए थे वो भी पाला बदल चुके हैं। लेकिन इस बात कांग्रेस को ऑर्गेनाइजेशनली, कांग्रेस को बिस्वा शर्मा की जिनकी आप बात कर रहे हैं, उनको इधर आए हुए तो लंबा वक्त हो गया, तो क्या वो जो अवेकनिंग कॉल होनी चाहिए थी कांग्रेस के भीतर, इस बात को लेकर वो मिसिंग दिखी आसाम में? देखिए, वहां पर जो हेमंत बिस्वा शर्मा है, वो बीजेपी की तर्ज का गाना बीजेपी से ज्यादा ऊंची आवाज में गा रहे हैं। आप समझ रही हैं, जो डिवाइसिव जो बातें होती हैं वो लगातार कर रहे हैं वहां पर, और उसका जवाब मैं समझता नहीं हूं कि कांग्रेस पार्टी अगर ये नतीजे आ रहे हैं सटीक दे पाई है। और मणिपुर का एक ऐसा मुद्दा था जो कि मतलब बर्निंग इशू था, जिस पर एज लिया जा सकता था, और नहीं इनको कुछ देखिए फोकस नहीं किया। जैसे उड़ीसा पर जो फोकस होना चाहिए तो कांग्रेस की पार्टी की तरफ से नहीं है। बहुत से ऐसे एरियाज हैं जो कांग्रेस ने they have given up, they have ceded those areas, politically ceded those areas। गलत है, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के लिए ये गलत है, खासकर जब आपका प्रतिद्वंदी भारतीय जनता पार्टी है, जो कि हेजीमोन है, जो कि एक हेजीमोन है, जो तमिलनाडु में भी जाएगा, केरला में भी जाएगा, ऐसे और प्रदेशों में जाएगा जहां उसके पास कोई सरमाया नहीं है, और आप अपनी जमीन उड़ीसा में दोबारा वापस नहीं लाएंगे। संजीदगी की कमी लग रही है। नलिनी मैम, मैं आपका रुख करना चाहती हूं, ये अगर इन आंकड़ों को, एग्जैक्ट पोल नहीं है, एग्जिट है, बट अगर इसी सैंपल को, इसी आंकड़े को हम फाइनल पोल मानकर देखें, तो क्या ये लैक ऑफ सीरियसनेस है, संजीदगी की कमी रही क्या फाइट करने में? और ये दिखा भी जैसे अंत तक इंडिया गठबंधन एक तरीके से शिकार रहा दुविधा का। देखिए, ऐसा लगता है कि विनोद कांग्रेस की बात कर रहे हैं, ज़रा उससे हट करके अगर आप विपक्ष की बात करें, तो विपक्ष में जो कि अब इंडिया अलायंस जब लबे बाम पर, जबकि बारात आ गई, तो उस वक्त आप देख रहे हो कि कुर्सियां ऑर्डर करें, तो इस तरह कुछ ऐसा लगा कि अंत में जाकर, और उसमें भी
जो कि ये जो चीज़ एकदम से जो स्वीकार भी नहीं कर सकता इंसान के एक प्रदेश में, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस इकट्ठे होंगे, पंजाब में एक सर काटने वाला एक उनकी दुश्मनी होगी, तो ये एक दुविधा की बात वोटर के लिए है। लेकिन तभी इसको मैम रोक रही हूं आपको, हरियाणा, हिमाचल और झारखंड, ये 3 स्टेट अभी मेरे सामने हैं लाइन में, और सबसे पहले हरियाणा का आंकड़ा मैं आपको दिखा देती हूं। बेहद महत्वपूर्ण, बेहद क्रूशियल स्टेट, 46% के वोट शेयर पर बीजेपी और 46% के वोट शेयर पर खड़ी हुई कांग्रेस पार्टी। इतनी ऑकवर्ड सिचुएशन में भी अगर 40% का वोट शेयर बीजेपी बचाने में कामयाब रही है, तो ये निश्चित तौर पर एक उपलब्धि है बीजेपी की। 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी और 10 साल की एंटी इनकम्बेंसी के बावजूद 46 और 40 पर खड़े हुए। सीट देख लीजिए, भारतीय जनता पार्टी 6 सीटें बचाने में कामयाब इस एनालिसिस के मुताबिक दिख रही है, और कांग्रेस पार्टी 4 सीट पर काबिज होती हुई दिख रही है। हालांकि हरियाणा में कहा जा रहा था कि 7 सीटों के आसपास फाइट है, लेकिन 4 सीटें कांग्रेस और 6 सीटें भारतीय जनता पार्टी। पिछली दफा 10 आउट ऑफ 10 भारतीय जनता पार्टी। और हिमाचल प्रदेश का ये गणित आपके सामने, हिमाचल प्रदेश में ये वोट शेयर अभी कम होता हुआ दिखा बाकी राज्यों की तुलना में। 50% वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास और कांग्रेस का 43% वोट शेयर। हिमाचल प्रदेश छोटा सा राज्य, आखिरी फेज में आज ही वोटिंग हुई है, मात्र 4 सीटें, और अब उन 4 सीटों का जो गणित है, यानी कि 2019 के जैसा 4 सीटें बीजेपी अपने नाम करती हुई। लग रहा था मंडी पर फाइट है, लेकिन मंडी सीट भी बचाकर ले गई भारतीय जनता पार्टी। और अब झारखंड की तरफ रुख कर लेते हैं। हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी बड़ा मुद्दा था, बीजेपी को मिली है 49% वोट शेयर और कांग्रेस पार्टी के पास 40% का वोट शेयर झारखंड में। और झारखंड में इंडिया गठबंधन मिलकर आपस में चुनाव लड़ा। सीटों पर नजर है, और इस आदिवासी स्टेट में झारखंड में 12 सीटें बीजेपी निकालती हुई, और 2 सीटों पर कांग्रेस, या फिर कह लीजिए क्योंकि इंडिया गठबंधन है साथ में लड़ रहा है। तो मैं सबसे पहले हरियाणा, सुकेश हरियाणा पर क्या कहेंगे, क्योंकि लग रहा था 6 से 7 सीटें ऐसी हैं जहां पर टफ फाइट है, और 10 आउट ऑफ 10 का भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा तो दावा कर रहे थे। नहीं, मैंने पहले कहा कि जिस तरीके से ये मैच हुआ है, जहां जहां बीजेपी और कांग्रेस सीधी लड़ाई में है, तो उस लिहाज से अगर देखें तो हरियाणा में बहुत फियर्स बैटल है। दोनों को 46% वोट मिलना, एब्सोल्युटली। तो उस लिहाज से अगर देखें तो ये विन विन सिचुएशन है कांग्रेस के लिए कि वो 4 सीटें जीतने में कामयाब हो रही है, और वहां विधानसभा के चुनाव होने हैं। बहुत जो बड़े नेता हैं और खासतौर पे जो हुड्डा परिवार है, वो बहुत आश्वस्त है कि विधानसभा के चुनाव में वो बहुत बेहतर परिणाम देने वाले हैं। ये चुनाव शॉर्ट इन द आर्म होगा उनके लिए, वो सीटें कम होगी उनके पास, लेकिन जहां राउट है कांग्रेस का सीधी लड़ाई में, वहां अगर वो वोट परसेंटेज में भी बीजेपी के साथ खड़े हैं, और सीटें भी अगर बीजेपी को 6 आ रही हैं और कांग्रेस को 4 आ रही हैं, तो बाकी जो प्रदर्शन है उसके हिसाब से देखें तो हरियाणा उनके लिए एक शुभ संकेत है। शुभ संकेत है जी मैम। इसमें ऐसा लग रहा है जो अब तक आपने सीटें अभी जो बताई हैं आपने, वो 120 के करीब टोटल सीटें नजर आ रही हैं, और उसमें कांग्रेस प्लस को केवल करीबन 8 या 9, अगर एक अदर भी ले लीजिए तो 9 ले लीजिए। तो मैं आपसे क्या कह रही थी कि 178 थी, 178, उसमें से कांग्रेस के पास में 12 थी। अब ये जो 9 है, अब आप उत्तर प्रदेश में आएंगे तो हो सकता है ये 9 कुछ आगे बढ़ जाए। जो पिछली, अगर आप मतलब तिनके डूबते को तिनके का सहारा, तो ये फिर देखेंगे कि जो उत्तर प्रदेश में अगर ये जाते तो पिछले 2019 के उसमें की तुलना में ये कांग्रेस प्लस बेहतर करेगी। कांग्रेस को अगर ये एक संदेश मिल जाए कहीं से कि जबकि वो अलायंस उसने की, और वो भी इतना मतलब इस तरह लचर तरीके से की, अगर उसको ऑलरेडी अभी से, जो अभी हरियाणा के आने वाले हैं चुनाव, अभी कितने और प्रदेशों के आने वाले चुनाव, अगर वो इससे यही समझ ले तो हमारे देश में एक विपक्ष की नींव कम से कम, हाँ, और पड़ जाएगी। मैम क्योंकि विपक्ष का जिक्र किया शीतल,
जिस हिसाब से रुझान सामने आ रहा है, हालांकि बहुत सारे स्टेट्स अभी आना बाकी है, तो क्या कांग्रेस, जो माना यह जा रहा था कि 52 से बढ़कर शायद 75-80 तक पहुंचे, ये फिजिबल दिखता है, क्लोज टू रियलिटी दिखता है? इसके पीछे एक बड़ी मेजर रियलिटी है जो देखना आप शुरू करिए। हिमाचल प्रदेश वो प्रदेश है जिसमें उनको 70% के आसपास वोट मिला था पिछले चुनाव में। अब जो आप आंकड़े दिखा रहे हैं वो 50% के आसपास आ रहा है। हरियाणा में उनको 58% वोट मिला था, आपके हिसाब से आप 46% दे रहे हैं। हाँ। तो आप फॉल देखिए बीजेपी का कितना तेज होना शुरू हुआ है जब आप उत्तर भारत में प्रवेश कर रहे हैं। ये ठीक है कि कांग्रेस का अभी तक जो आपने आंकड़े दिखाए वो उन राज्यों से है जिसमें कांग्रेस बहुत सारी कमजोरियों से लैस है, वो अभी जहां है वहां भी लैस है। लेकिन अब आना शुरू हुआ जब बीजेपी का हम बुरी तरह से फॉल देख रहे हैं, 12% या 18% या 28%। अब जब आप आगे बढ़ेंगे तो इसको आगे हर जगह पाएंगे। और ये और बात है कि सीटों में कम हो तब्दील हो, लेकिन क्लोजनेस बढ़ती जाएगी। जैसे यहां तो आपने हरियाणा में लगभग बराबर दिखा दिया। हाँ। मेरा अनुमान था कि 1-8% बीजेपी आगे ही होगी, लेकिन इसके इतना करीब आ गए हैं तो बहुत चीजें बदलना शुरू हो रही। शीतल जी, क्या ये ऐसे भी देखे जाने की जरूरत है कि जो स्टेट हरियाणा के लिए बिल्कुल डन डील लग रहा था, क्या वहां पर आपसी सिरपुटवल, अंतरकलह, खेमेबाजी, गुटबाजी, क्या उसके चलते ये जो नुकसान दिख रहा है इस टैली में, ये नहीं होता अगर वो सारी चीजें समाप्त हो चुकी होती तो? ये तो नुकसान बीजेपी को हो रहा है। वहां 10 की 10 सीटें 2 बार से उनके पास थी। अगर 4 सीटें उनकी जा रही तो नुकसान उनका हो रहा है। ये कांग्रेस का नहीं, कांग्रेस का तो गेन है अब यहाँ पे। नहीं, वही मैं कह रही हूँ कि कांग्रेस तो जमीन पे चली गई। बेहतर हो सकता था वो स्टेट जहां पर कांग्रेस की जमीन मजबूत दिख रही। बहुत अच्छा चुनाव कांग्रेस ने लड़ा है। कांग्रेस को ये हमें बेनिफिट ऑफ डाउट भी अदरवाइज भी देना चाहिए। जो इस समय परिस्थितियां हैं वो बहुत ही कठिन है तुलनात्मक रूप में किसी भी विपक्षी दल के लिए। तो वैसे में जो नतीजा आप बता रहे हैं ये बहुत ही पॉजिटिव नतीजा है। अगर बराबर परसेंटेज ऑफ वोट्स दे रहे हैं आप उन्हें, सीट्स ठीक है। और हरियाणा में विधानसभा चुनाव भी है। विनोद जी, हिमाचल लग रहा था कि विक्रमादित्य सिंह, जब कांग्रेस ने यह तय किया कि विक्रमादित्य लड़ेंगे मंडी से कंगना के अगेंस्ट, तो लगा ये उन्हीं की सीट है, बरसों बरस का उनका नाता है, तो ये सीट वाकई नहीं बचा पाई कांग्रेस, ये नुकसान हुआ। प्रधानमंत्री जो अमेठी नहीं गए वो मंडी गए थे। हाँ, कंगना रनौत के लिए प्रचार किया उन्होंने, तो सीट तो डिफिकल्ट थी जी। ये तो मैं समझता हूँ कि स्वयं माना प्रधानमंत्री ने, क्योंकि उनको जाने की जरूरत पड़ गई वहां पर। तो मेरा ये मानना है कि अभी नतीजों का इंतजार करना चाहिए। अगर वहां उस सीट से विक्रमादित्य हार रहे हैं तो एक भारी झटका होगा उस परिवार के लिए, जिस परिवार ने कई बरस वहां पर वर्चस्व उनका बना रहा। और वीरभद्र जो है, वीर बहादुर सिंह बहुत बड़े, वीरभद्र जी बहुत बड़े नेता थे उस प्रदेश के। और उनका बेटा अगर एक न्यू फाइट, जिसे नौसिखिया जिसे बोलते हैं राजनीतिक तौर पर, उनसे हार रहे हैं, तो इसका मतलब ये जीत भारतीय जनता पार्टी की ज्यादा और स्वयं शायद प्रधानमंत्री की ज्यादा होगी। और मैं एक बार अपने दर्शकों को ये बता दूं जरा कि ऊपर जो आप देख रहे हैं एनडीए इंडिया, अभी तक कितनी सीटों के आंकड़े न्यूज 24 टुडेज चाणक्य आपके सामने रख चुका है। अभी तक 120 सीटें और 543 नहीं 542 सीटें हैं ये, क्योंकि एक सीट पर सूरत पर ऑलरेडी निर्विरोध बीजेपी का सांसद चुना जा चुका है। तो 120 सीटों के आंकड़े आपके सामने, जिसमें से 111 पर एनडीए काबिज दिख रहा है और मात्र 8 सीटों पर इंडिया काबिज दिख रहा है। तो फासला बहुत ज्यादा है। सुप्रिया, हिमाचल के नतीजों पर और हरियाणा के नतीजों पर, हरियाणा की बैटल बहुत आपके लिए आसान बैटल थी। आई माई सेल्फ विजिटेड हरियाणा, मैंने खुद हरियाणा जाकर कुछ लोगों से बात की। बड़ा शॉर्ट लग रहा था कि 7 सीटें कम से कम कांग्रेस के पास जानी चाहिए। जबरदस्त गुस्सा, जबरदस्त नाराजगी, ये कहीं कुछ कमी देखती है क्या सुप्रिया? गरिमा जी, पहले तो ये नतीजे नहीं है, ये एग्जिट पोल है। Absolutely. आई डोंट थिंक वी शुड गेट कैरिड अवे। आपने 2-3 बार नतीजे कह दिया, ये नतीजे नहीं है, और थे करके मत बात करिए। अभी पोल के एक्चुअल रिजल्ट आने 4 तारीख को बाकी। और मैं बार बार आपसे कहूंगी, जनता का जो एग्जिट पोल है उसके नंबर मैंने आपको 295 बता दिए, वो नंबर बढ़ेंगे। लेकिन मैं 2-4 चीजें यहाँ पर जरूर ऐड करना चाहती हूँ। यहाँ पर जिस तरह की बातें कही गई, किसी ने कहा संजीदगी नहीं दिखी, किसी ने कहा दुविधा थी। क्या संजीदगी नहीं दिखी भाई कैंपेन में? हम तो कोई मटन, मीट, मछली, मुर्गा, मुजरा की बात नहीं कर रहे थे। हम तो महात्मा गांधी को नई पिक्चर के बाद डिस्कवर करा रहे थे। हम तो सिर्फ महंगाई की, रोजगार की, गिनती की, आर्थिक असमानता की, महिलाओं की, किसान की और मजदूर की बात कर रहे थे। तो क्या संजीदगी नहीं दिखी? मुझे ऐसा लगता है कि डोंट गेट कैरिड अवे बाय द एग्जिट पोल्स।
These are और not सुप्रिया the आपको numbers रोक रही that हूँ, सुप्रिया आपको रोक रही हूँ क्योंकि राजस्थान का आंकड़ा हमारे सामने है और राजस्थान के लिए भी बहुत सारे लोगों की नजरें टिकी हैं। इस दफा राजस्थान में भी बड़ा बोला जा रहा था कि एंटी इनकम्बेंसी है। और क्या कहता है न्यूज 24 टुडे चाणक्य का ये लोकसभा एनालिसिस, 51% वोट शेयर पर भारतीय जनता पार्टी और तकरीबन क्लोज 43% पर कांग्रेस पार्टी राजस्थान में खड़ी हुई नजर आ रही है। और बहुत जल्दी से आपके सामने रखती हूं वो 25 सीटों का गणित जिसमें यह कहा जा रहा था कि 6 से 7 सीटें कांग्रेस फाइट में है। क्या कहता है ये गणित? 22 सीटें बीजेपी इस बार अपने खेमे में, अपने पाले में करती हुई और 2 सीटों पर कांग्रेस। ये राजस्थान की 25 सीटें, पिछली बार का अगर मैं 2019 का जिक्र करूं तो 25 की 25 चली गई थी। हनुमान बेनीवाल हालांकि साथ में थे अलाय के तौर पर। और अब महाराष्ट्र सबसे बड़ा राज्य वोट स्विंग के लिहाज से और सेकंड लार्जेस्ट स्टेट अक्रॉस इंडिया, 43% का वोट शेयर भारतीय जनता पार्टी के पास। और ये महाराष्ट्र के बारे में बिल्कुल तकरीबन एनालिसिस दिख रहा है जो वो अनुमानों के मुताबिक 43% बीजेपी के पास और 41% कांग्रेस के पास। सेकंड लार्जेस्ट स्टेट, स्विंग स्टेट में शुमार। और अब देखिए सीट क्या कहती है महाराष्ट्र की। 48 सीटों में से 33 सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास और 15 सीटों पर कांग्रेस कह लीजिए या फिर इंडिया अलायंस, बीजेपी के लिए भी एनडीए अलायंस और इंडिया अलायंस। और अब जल्दी से आपको दिखाती हूं ओडिशा का हाल, जहां पर विधानसभा चुनाव भी साथ में हुए और 43% बीजेपी का वोट शेयर, 39% बीजेडी नवीन पटनायक की पार्टी। और ये निश्चित तौर पर बड़ा सरप्राइजिंग, तकरीबन 2.5 दशक से नवीन पटनायक ओडिशा के मुख्यमंत्री और कांग्रेस यहां पर दिख रही है 14% के वोट शेयर पर। और जल्दी से इन 21 सीटों का आपके सामने आंकड़ा रखती हूं। और ओडिशा चौंका रहा है क्या? 16 सीटें बीजेपी और बीजेडी आ गई है 4 सीटों पर। क्या वाकई ताबड़तोड़ प्रचार ओडिशा में जो किया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, ये उसका असर? कांग्रेस 1 सीट पर, सभा में तो ओडिशा की 21 सीटें, 16 पर बीजेपी, 4 पर बीजेडी और कांग्रेस पार्टी 1 सीट पर। सबसे पहला रिएक्शन भी विनोद जी आपका, ये ओडिशा जो कह रहा है, जो न्यूज 24 टुडे चाणक्य का एनालिसिस कह रहा है, आपके लिहाज से कितना क्लोज टू एग्जैक्ट पोल दिख रहा है? देखिए, मैं इस पे वेजर नहीं करूंगा, मैं इस पे दाव नहीं लगाऊंगा, क्योंकि एक तो चूंकि मैं उड़ीसा गया नहीं, लेकिन दूसरी बात यह है कि ये जो आंकड़े आप दिखा रहे हैं, क्या ये आंकड़े असेंबली पोल में भी रिफ्लेक्ट कर रहे हैं? ये समझ में नहीं आया। वहां असेंबली इलेक्शन एनालिसिस है। हाँ, तो ये लोकसभा एनालिसिस। तो इसका मतलब क्या? इसका मतलब ये भी है कि नवीन बाबू जो हैं वो इलेक्शन हार रहे हैं, प्रदेश में इलेक्शन हार रहे हैं, उनकी सरकार जा रही है। देखिए, ये बड़ा ही कॉम्प्लेक्स स्टेट है और इसमें इतना भारी रिजेक्शन एक ऐसे व्यक्ति का जिसको उड़िया बोलनी नहीं आती थी, जो बिल्कुल नया था राजनीति में और जो इतने बरस राज किया है, और उसके बाद एक जो भारी गलती जो एक मुख्य प्रत्याशी से हुई भारतीय जनता पार्टी के भगवान जगन्नाथ के संदर्भ में, तो उस सब के चलते हुए मैं तो बहुत आश्वासित नहीं हूं ये जो आप दिखा रहे हैं इन आंकड़ों से। हाँ। लेकिन अब 4 को बात करेंगे इस पे। नलिनी मैम जी, ये चौंकाता है क्या ओडिशा? देखिए, नवीन पटनायक, एक्चुअली मैं कहना क्या चाह रही हूँ गरिमा, कि ये जो आप वोट शेयर बता रही हैं, जो इतने एक दूसरे के मुकाबिल है, मानी पास है 43 और 39, यानी कि ये तो 4% का तो आप एग्जिट पोल में ये कह के अगर खूंटा तो नहीं गाड़ सकते। अगर जैसे पहले आप दिखा रहे थे कि 61 है और 33 है, उसको मान सकते हैं। हाँ। लेकिन जो आप बता रही हैं ओडिशा का, मैं तो नहीं मान सकती कि ये एकदम से ये है, क्योंकि अगर इसको माने तभी जाके 16 भाजपा को और 1 कांग्रेस को और 4 बीजेडी को। हाँ। ये अगर वोट शेयर माने। लेकिन अब मैं आपसे क्या कह रही हूँ कि अगर यही करें तो जो वोट शेयर है जो बहुत पास है, हरियाणा का 46-46, हिमाचल प्रदेश का 50-43, झारखंड का 49-40 और राजस्थान का 51-43, महाराष्ट्र का 43-41
और दिल्ली का इवन 52-54। तो ये जो है ना, ये वोट शेयर पर जो आपने सीट कन्वर्जन किया है, ये मानने लायक बहुत ज्यादा नहीं है। बल्कि मैं आपसे कह रहा हूँ कि कई हिंदी बेल्ट की जो प्रदेश हैं, दिल्ली है, हरियाणा है, हिमाचल प्रदेश है, राजस्थान है, ये अगर झारखंड को लेना चाहे तो ये दिखा रहे हैं कि चीज पास आती जा रही है। जबकि जो कि इंडिया अलायंस पास आ गया है, तो भाजपा को उसने एक चेतावनी दे दी है वोट शेयर में। मैम आपकी ये वाकई बहुत वैलिड पॉइंट है कि वोट शेयर अब वो जो दिख रहा था कि वाइडेंड, बहुत चौड़ा फासला था, तकरीबन दोगुने का फासला वोट शेयर में शुरुआती आंकड़ों में दिखा, और धीरे धीरे जब हम महाराष्ट्र की तरफ, ओडिशा की तरफ या फिर हरियाणा की तरफ बढ़े तो वो वोट शेयर का फासला नजदीकी होता गया, बहुत फासला अब कम रहता हुआ दिख रहा है। तो ऐसे में जैसा कह रही है नलिनी जी, खूंटा गाड़कर नहीं बैठ सकते। अनुराग मेरे साथ हैं, और अनुराग, क्योंकि महाराष्ट्र पर इतनी चर्चा की, सबसे टफ बैटल नजर आ रहा था महाराष्ट्र का, सेकेंड लार्जेस्ट स्टेट, 48 सीटों वाला राज्य, वोट स्विंग के लिहाज से सबसे ज्यादा सेंसिटिव, और यह कहता है कि 33 सीटें बीजेपी जीत रही है अपने अलाइज के साथ। कितना कॉन्क्रीट है ये? अनुराग, आवाज आ रही है? मैं अभी भी मेरा मानना ये है कि बैटल अभी मेरा अभी मानना ये है कि बैटल बहुत टफ है ना, और ठीक है। और जो वोट शेयर वाली बात कही, वो बहुत क्लोज वोट शेयर है। डायरेक्ट बैटल में मैंने बार बार इस बात को कहा है कि वो वैसा वन वे बैटल हो नहीं रहा है ना। तो वो जो विनिंग मार्जिन हैं वो इतने लो पर आ रहे हैं चारों तरफ, और महाराष्ट्र उसमें आपको दिखाई दे रहा है कि डायरेक्ट लड़ाई हो गई है। बीजेपी को जो नुकसान हो रहा है, बीजेपी का स्ट्राइक रेट महाराष्ट्र में अच्छा है, उसने जो 23 सीटें लड़ी हैं उनमें वो सीटें ला रही है, लेकिन उसकी जो एलाइज हैं, जिसको मेजर पार्ट उन्होंने छोड़ दिया है, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। नहीं, बीजेपी तो 28 मैंने जैसा आपको कहा था अजित पवार 1 या 0, हाँ, तो वो उन्होंने मेजर सीट जो हैं, वो इतनी ज्यादा सीटें शिंदे को छोड़ दी। वो शिंदे परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं कहीं से। हाँ। और अजित पवार तो जैसा हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, 0 या 0 पर जी, है ना। लिटरली ये चारों तरफ के जो एग्जिट पोल इस बात को साबित कर रहे हैं। वो नुकसान जो है बीजेपी का महाराष्ट्र में हो रहा है ना। 41 सीट से अब आप कह रहे हैं कि वो 35-36 हो गए हैं, बराबर 33 सीट, तो नुकसान 33 सीट हमारा जो पोल है, और वो एलाइज की वजह से नुकसान है। अनुराग, हमारा जो एनालिसिस है वो 33 सीटें दिखा रहा है। 33 सीट भी जी 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 जी, तो आप 7 सीटों का नुकसान पहुंचा रही हैं सीधे सीधे ना, बीजेपी को बता रही है, एनडीए को 7 सीटों का महाराष्ट्र में नुकसान हो रहा है सीधे सीधे, है ना। देश का चित्र देखिए एक तरफ से, और महाराष्ट्र का चित्र देखिए, तो आपको फर्क तुरंत मालूम दे रहा है, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं। नहीं, मैं ये कह रही हूँ कि ये जो 33 और 15 का आंकड़ा है अनुराग, मैं ये पूछ रही हूँ आपसे, ये जो 33 और 15 मैं दिखा रही हूँ, क्या आपका भी ऑब्जर्वेशन क्लोज टू दैट है? इतना ही है, ये कुछ थोड़ा कम ज्यादा हो सकता है ये महाराष्ट्र में? मेरा मानना यह है कि थोड़ा सा वो, और जो 50-50 की हम बात बरसों से कर रहे हैं, वो 50-50 के बहुत करीब हो जाने वाला है वो लड़ाई। हाँ, ये शुरुआत से आप कह रहे हैं। मेरा हम लोगों का जो पत्रकारों का एक अपना आकलन होता है, वो आधा की मैं बात लगभग कर रहा हूँ, है ना, यानी कि 24 वो आधी की बात पे मैं अभी भी अपना कायम हूँ। मुझे लग रहा है महाराष्ट्र में 2024 पर आकर टिकी गुरु आंकड़ा, महाराष्ट्र में नुकसान हुआ भारतीय जनता पार्टी को, जी, आसपास शुभारंभ हुआ, लेकिन महाराष्ट्र तक आते आते सिमटता जा रहा है वोट शेयर भी। नहीं गरिमा जी, मैं काफी देर से सुन रहा था और बहुत सारे लोगों की टिप्पणी को मैंने सुना है। ये चुनाव आज के एग्जिट पोल और परसों के नतीजे बहुत सारे भ्रम और भ्रांतियों को तोड़ने वाला होगा। गरिमा जी, आपके ही एग्जिट पोल और बाकी सारे एग्जिट पोल को मैं फॉलो कर रहा था। अक्सर कहा जाता था कि विंध्याचल के नीचे क्या, विंध्याचल के नीचे क्या, तो कर्नाटक की बात करिए आप, तमिलनाडु की बात करिए आप, केरला की बात करिए आप, आंध्रा की बात करिए आप, निरंतर हमारे वोट शेयर में एक वृद्धि तो दिख रही है। दूसरा, अक्सर ये कह दिया जाता है
चुनाव में आप पिछड़ गए, जनता चुनाव लड़ रही है। एग्जिट पोल में आप पिछड़ गए, ये जनता का एग्जिट पोल है। 4 तारीख को आप क्या बोलिएगा? हम आपसे पूछना चाहते हैं कि 4 तारीख को आपके पास क्या एक्सक्यूज होगा? ये नहीं है। देखिए, कुल मिलाकर के जमा बात इतनी सी गरिमा जी, इस देश की सामूहिक चेतना है, एक कलेक्टिव कॉन्शियंस है। और चुनाव क्या होता है? चुनाव उस कलेक्टिव कॉन्शियंस का एक्सप्रेशन होता है, वो सामूहिक चेतना का प्रकटीकरण होता है। आज तो निश्चित रूप से हम एग्जिट पोल के विषय में बात कर रहे हैं, लेकिन जो संकेत है, जो दिशा है, वो स्पष्ट हो गया है। कोई भी एग्जिट पोल हमें 350 से कम का आंकड़ा नहीं दे रहा है। गुरु, ये तो बताइए, बाकी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे देख पा रहा हूं। हम तो 4 को भी बैठने वाले, इसमें तो कोई संदेह है नहीं। लेकिन आपने दक्षिण तक आप पहुंच गए, विंध्याचल तक पहुंच गए, जहां पर आपको यकीन है तमिलनाडु में वोट शेयर बढ़ेगा। हो सकता है आपका आंध्रा में वोट शेयर बढ़ जाए इस बार अलायंस होने के बाद, जीडीपी से और पवन कल्याण से। महाराष्ट्र पर स्पेसिफिक क्या कहेंगे? ये वोट शेयर का फासला भी कम रहा और सीटें भी घट गई आपकी। अरे नहीं, देखिए गरिमा जी, महाराष्ट्र कई मायनों में पेक्यूलियर है, क्योंकि वहां लोगों के सामने एक नया अलायंस, एक नई अंडरस्टैंडिंग आई है। लोगों, उद्धव जी की शिवसेना हो और पवार जी का एनसीपी का गुट हो, तो मुझे लगता है कि अभी उस पर टिप्पणी करना जल्दबाजी होगी। 48 सीटें हैं, बड़ा स्टेट है, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की जहां तक बात है, अगर आप स्टैंड अलोन भारतीय जनता पार्टी की बात करिए तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत नुकसान होता नहीं दिख रहा है। बट आई एम थैंकफुल टू यू, मैं गुरु, मैं थैंकफुल हूं आपके लिए। कम से कम आपने ये तो माना कि महाराष्ट्र में जो नए गठबंधन बने वो जनता को समझ में नहीं आए और उसका भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। सुकेश, कम से कम ये तो मानिए। सुकेश, महाराष्ट्र क्या कहता है आपकी नजर में? नहीं, महाराष्ट्र एक्सपेक्टेड लाइंस पे, और जैसा अनुराग कह रहे हैं कि वहां इंडिया ब्लॉक बेहतर कर सकता है। और मैं बार बार जब ये कहता हूं तो मैं हर बार ये जोड़े दे रहा हूं कि ये एग्जिट पोल है, ये एग्जैक्ट पोल्स नहीं है। लेट्स नॉट गेट सो एक्साइटेड, अधीर होने की जरूरत नहीं है। 4 तारीख को असल नतीजे आएंगे, हो सकता है इसमें कुछ फेरबदल हो, लेकिन नथिंग सक्सीड्स लाइक सक्सेस। अगर इसको हम एक पैमाना माने कि भाई ऐसे ही नतीजे आने वाले हैं, और जो विधा होती है सोफोलॉजी की, उसमें एक ट्रेंड तो पता लगता है। पहला मैंने आपको टेक अवे जो मुझे लगता है कि जो सीधी लड़ाई है बीजेपी कांग्रेस में, उसमें आज भी कांग्रेस एक ऑल्टरनेट नैरेटिव देने में कामयाब नहीं हो पाई। इस बार उसने बहुत कोशिश की। इस बार वो 5 नई अलग अलग क्षेत्रों के लिए गारंटियां लेकर आई। उसने साउथ में नए प्रयोग किए कि हमारे पास एक बेनिफिशियरी का बड़ा वर्ग जो है वो तैयार होना चाहिए, क्योंकि पूरे देश में बीजेपी ने, नरेंद्र मोदी ने अपने लिए एक वर्ग तैयार कर लिया है। उसके बाद भी अगर एक्सपेक्टेड लाइंस पे नतीजे नहीं है तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत है कि उसे नए सिरे से क्या करना पड़ेगा। नरेंद्र मोदी के सामने कोई चेहरा देना होगा, नरेंद्र मोदी के सामने एक ऑल्टरनेट खड़ा करना पड़ेगा। चेहरा बड़े हैं, मुद्दे पे लड़ना पड़ेगा, और मुद्दों पे अगर वो लड़ रहे हैं तो क्या वो जमीन तक पहुंचा पा रहे हैं? देखिए, इलेक्शन जो है वो बीजेपी 24/7 इलेक्शन मशीनरी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो साधन संपन्न पार्टी है, इसमें कोई डाउट नहीं है। वो नीचे तक उसका काडर, हम उसको काउ बेल्ट की पार्टी मानते थे, धीरे धीरे उसने साउथ में पेनिट्रेशन किया। कर्नाटक में उसकी सरकार हो गई। अब अगर वो तमिलनाडु से लेकर केरला तक में भी अपने पैर पसार रही है और कांग्रेस श्रिंक हो रही है, तो कांग्रेस को इंट्रोस्पेक्ट करने की जरूरत तो है। लेकिन महाराष्ट्र, मैं दोबारा, अगर चूंकि आपने महाराष्ट्र में पूछा है, तो महाराष्ट्र एक